नमस्कार दोस्त। दिल्ली एनसीआर में कोई धुंध छा गई है। प्रदूषण का स्तर स्टैंडर्ड्स के सारे मानकों को कर चुका है। इस समय 450 से ज्यादा एक्यूआई दिल्ली एनसीआर के विभिन्न स्थानों पर रिकॉर्ड किया जा रहा है और जगह तो ये 800 तक पार कर चुका है। ऐसा सकता है कि हम लोग किस विकट स्थिति में रह रहे हैं। इस सब के बीच आज सुबह एक और खबर आई जिसमें पीपल फॉर एनएलसी अध्यक्ष मेनका गांधी के एक अधिकारी ने सांपों को पकड़ने को लेकर एल्विश यादव नाम के एक व्यक्ति, एक यूट्यूबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और सुबह जो विमर्श प्रदूषण पर होना चाहिए था वो पूरा विमर्श सांपों की लड़ाई, सांपों पे आकर रुक गया। जहां सांसों को बचाने की जरूरत थी वहां सांपों की बातें होने लगी। हमारा आज का मुद्दा इसी बात पर है कि क्या सांसों से ज्यादा सांपों को बचाने की आवश्यकता हमारे सांसद, नेता या फिर मीडिया के लोगों को है, या हम मूल मुद्दों से ऐसे ही भटक जाते हैं। आज इस पूरे वर्ष को करने के लिए मेरे साथ एक बहुत अच्छा पैनल है। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश बैरागी जी, गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता विकास पवार जी और नोफा के अध्यक्ष राजीवा सिंह जी। मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रणव, पर्यावरणविद हैं, और मेरे साथ हैं जिला पर्यावरण समिति में विशेष सदस्य विवेक श्रीवास्तव जी। आप सभी का स्वागत। इससे पहले मैं इस प्रोग्राम को शुरू करूं, अगर आप इस कार्यक्रम को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आने कार्यक्रमों पे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब शुरुआत करते हैं इस पूरे प्रकरण से। आज सबसे पहले मैं राजेश बैरागी जी को लाना चाहूंगा। राजेश जी, ये कितनी विडंबना है कि जब हमें सांसों की जरूरत थी, हमारे यहाँ के नेता और तथाकथित पशु प्रेमी या समाज सेवी सांपों को बचाने की मुहिम में लग गए। एक ऐसे मुद्दे के साथ पूरे दिन बहस चलती रही नहीं, देखिए, इस पर ये कि मेरा शायद मानना है अभी जरूरत नहीं थी कि अगर सांसद की जानकारी में कोई मामला आया है और चूंकि मंत्री भी रह चुकी हैं पहले, वरिष्ठ नेता हैं भाजपा की, तो उन्होंने उस मुद्दे को भी उठा दिया। इसमें ऐसा कोई विशेष ये नहीं है कि भाई उन्होंने इसे क्यों उठाया, उसे क्यों नहीं उठाया। बाकी भी सरकार जो है वो तमाम विषय पर काम करती रहती है, लेकिन ये आपने बहुत अच्छे मैं हाँ। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि हमको जरूरत इस समय प्रदूषण के नियंत्रण पे बातें करने की थी और सांसद की टीम विशेष तौर पे स्टिंग ऑपरेशन प्रायोजित कर रही थी सांपों के लिए, इसको मुद्दा बनाने के लिए। और ये इसमें ऐसा नहीं था कि कहीं प्रोग्राम हो रहा था, ये प्रोग्राम को आयोजित करवाया गया, विशेष तौर पे सपेरों को बुलाया गया, फिर प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया। इसमें वन विभाग भी है, इसमें पुलिस भी है। तो यानी कि आप पूरी जो कोशिश कर रहे हैं पॉल्यूशन पे बातें करने आपने की जगह, बिल्कुल सही जिस समय कहा बहुत कि जरूरी है, उन्हें आप पे बातें कर रहे थे। पोल्यूशन पर भी ध्यान देना चाहिए था, उसके लिए भी सवाल उठाने चाहिए थे, उसके संबंधित एजेंसियों के लिए बात करनी चाहिए थी। लेकिन जिसका जो जहां रुचि है उन्होंने तो वहां कर ली। लेकिन इस समय हम सबके सामने, और आपने डिबेट का विषय बहुत अच्छा रखा है कि ये सांसों के संकट का समय है और ये हर साल आता है। ये अक्टूबर के आधे से शुरू हो जी जाता है और जनवरी तक चलता है। और ये दिल्ली और एनसीआर, बिल्कुल, अभी मेरे एक मित्र हैं जो इस समय असम ग्वालपाड़ा में हैं, उन्होंने वहां का एक फोटो भेजा है सूर्यास्त का, और उन्होंने दिखाया है कि वहां जी सूर्य तो हुआ दिख रहा है। उन्होंने उस पर कमेंट पूछा कि दिल्ली में कैसा है, तो मैंने लिखा कि यहाँ सूर्य उगे तो अस्त हो, यहाँ तो उग ही नहीं पा रहा है। यहाँ काली चादर आसमान में जी फैली हुई है, नमी बढ़ जाती है इस दौर में। और हमारा जो जी दरअसल हम लोग बड़े
पर्यावरण के प्रति, वातावरण के प्रति, अपने आसपास के प्रति जितने हम गैर जिम्मेदार हैं, मुझे नहीं लगता कि विश्व में कहीं पर भी इतने गैर जिम्मेदार लोग होंगे। मतलब मैं दुनिया के दूसरे हिस्सों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मुझे लगता है हम तो इसी गैर जिम्मेदारी पे मेरा सांसद के लिए भी वो सवाल भी है कि ये इतना वो भी गैर गैर जिम्मेदार जिम्मेदार सांसद हैं, कैसे हो वो सकते भी हैं? गैर जिम्मेदार हैं कि उन्हें जो है वो हाईलाइट होने के जी, लिए वही सांप वाला विषय मिला, वो इस पर्यावरण को लेकर भी। और जो लोगों के, चूंकि वो सांसद हैं तो उनकी जिम्मेदारी एक आम आदमी से ज्यादा तो हमेशा रहेगी, और उन्हें उसको जो भी जी, तत्कालिक समस्या हो उस पर अपना प्रयास भी करना चाहिए, और उसको मतलब हाईलाइट भी करना चाहिए और सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए। ठीक। मैं इसी मुद्दे पे डॉक्टर विकास पवार जी को ला रहा हूँ। विकास पवार जी, आप एक हिंदूवादी संगठन से भी जुड़े हुए हैं और सांसद भी सत्तारूढ़ दल से जुड़ी हुई हैं, और ऐसे समय में इस तरह के मुद्दे को उठाना लोगों की सांसों के मुद्दे की जगह, आपको कैसा लगता है? हम लोग एनसीआर के रीजन में रहते हैं और निश्चित रूप से एक ऐसा समय आता है जो आजकल के ये महीने चल रहे हैं, अक्टूबर नवंबर, वातावरण में परिवर्तन रहता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब हो जाता है, जिससे हम लोग को कोहरा। और सुबह भी जब मैं ऑफिस जा रहा तो देखा कि भाई अभी इतने देर में ही जल्दी से कोहरा आ गया, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन जैसे आपने सवाल किया है कि हम लोग हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी सांसद है। अब जिस संस्था को माननीय सांसद जी चलाती हैं, जिसमें वो सहभागिता करती हैं, अगर हम लोग एक वृहद हिंदुत्व के नजरिए से देखें तो ये तो आता है कि भाई सभी प्राणियों को कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म हम अपना जो है, हिंदुत्व की संस्कृति जो है, हिंदुत्व का जो दर्शन है। सर, मेरा सवाल टाइमिंग पे है। मेरा सवाल दया और उस पे नहीं है, कृपा पे नहीं है। जब आपको भूख लग रही है तब आप जो है मुझे गाना देखिए, उसके सुनाएंगे पीछे तो दो मेरे को बड़ी चीजें तकलीफ हैं। होगी। एक तो आकस्मिक रूप से जो कोई मुद्दा एकदम से सामने आ जाता है तो व्यक्ति उस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करता ही करता है। नहीं, मुद्दा सामने नहीं आया है, मुद्दा उसको लाया गया कि आपने एक प्रायोजित स्ट्रिंग किया है, बुला के किया है। एक, क्योंकि वही अभी हम मुझसे जो पूर्व वक्ता थे वैरागी जी भी एक बोल रहे थे कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक इंटरेस्ट होता है, और हम लोग जानते हैं कि सांसद जी जो पेटा के इंटरेस्ट हैं उनमें उनकी एक्टिविटी रहती है, और भले ही वो प्रायोजित कर स्ट्रिंग के तरह से वहां पर लेके आए हैं, लेकिन ये उनका बहुत पहले से ऐसा रहा है कि जानवरों के प्रति जो इश्यूज होते हैं उनको रेज करते हैं। लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस समय पर प्रदूषण वास्तव में एक बड़ा मुद्दा है। केवल वायु प्रदूषण की बात हम नहीं करते, आज आप देखेंगे तो पानी में भी प्रदूषण है, और इवन जो हम लोग डेली अपना भोजन लेते हैं, मील लेते हैं, वो भी कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड है ही हमारा। तो पॉल्यूशन आज के समय की बहुत बड़ी समस्या है। ठीक, और विषय तो मैं यही रोकता हूँ। मैं राजीव सिंह जी आपको ला रहा हूं। मेरा सवाल आपसे यही है कि ये जो एलविश यादव का मुद्दा आज उठा, क्या इसका आज उठाना किसी एक रणनीति के तहत है? क्योंकि राजनीतिक तौर पे ही लोग पर्यावरण के मामले पर कड़े में खड़े हैं, तो इससे पहले कि जनता ब्लास्ट करती कि इस स्थिति तक हम आ गए कि बड़े जवाब देने लगे हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, तो इससे पहले ही एक ऐसा स्ट्रिंग उतार दो, ऐसा मामला दो जिससे जो है मामला ही खत्म हो जाए। अंशु जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये एक पैनल का वो किया, स्टार्ट किया है इसके डिस्कशन के ऊपर। ना अभी डिस्कशन हुआ है, अभी बैरागी जी ने बहुत अच्छी बातें बताई, और ने भी बहुत अच्छी बातें बताई हैं, तो उसी को आगे ले जाते हुए सबसे पहला तो ये है कि पॉलिटिकल विल जो है दैट इज मिसिंग, वो मिस हो रही है कहीं ना कहीं। जो इसको ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि ये मुद्दे सॉल्व नहीं हो सकते, पहली चीज। दूसरा गेम हो जाता है पॉलिटिकल गेम, ब्लेम गेम, उसके ऊपर माइलेज लेना। ये सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति है इस समय, क्योंकि सॉल्यूशन कोई नहीं
देख रहा, हाँ। उसका कारण है कोई नहीं देख रहा, सिर्फ उस पर पॉलिटिकल करने की कोशिश कर रहे हैं और लोग जो है वो सफर करे जा रहे हैं। अगर हम मुद्दा लें, ये कम से कम 7-10 साल हो गए इसको, इस चीज को बढ़ते बढ़ते, कि अगर हम देखना चाहें कि मेन मुद्दा क्या है, कि किस वजह से हो रहा है ये, तो कोई मैं उस पर सेकंड राउंड में आऊंगा, पहले हम सिर्फ इसी पे बात कर रहे हैं कि क्या ये मेनका गांधी ने अपना शौक बना लिया, क्योंकि अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले ही मेनका गांधी इस्कॉन को लेकर भी अपना बहुत बड़ा बयान दे चुकी हैं, जिसपे 100 करोड़ का उन पे मानहानि का मुकदमा भी लगाया गया। ऐसा तो नहीं है, ये मतलब उनको एज ए सांसद अपने जो कर्तव्य मानवों के प्रति है, देश के प्रति है, उसके बजाय वो जो है इसी समय पॉलिटिशियंस को जो है ना प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि इस समय, जैसे आपने भी बोला कि इस समय यहाँ पर डिफरेंट है, तो उसको इतना देखिए, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, एनिमल्स के प्रति बहुत अच्छी है, उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छी चीज कर रही है, बहुत एनिमल्स के लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये स्थिति जो है इस समय जहाँ लोग जो है त्राहिमाम हो रही है, यहाँ पर परेशान हुए हुए हैं चारों तरफ, बच्चे स्कूल जाने को अभी स्कूल भी बंद हो जाएंगे, 1-2 दिन में स्कूल जाएंगे, उनकी स्टडीज सफर करेंगी, देखिए कंस्ट्रक्शन सारी बंद हो जाएंगी, यहाँ पर लेबर जो डेली लेबर है वो भी बंद हो जाएगा, उसके उनका जो रोज की रोजी रोटी होती है वो बंद हो जाएगी। लोग तो ये एक पार्टी पॉलिटिशियंस को सेट करनी पड़ेगी, पॉलिटिकल विल टू सॉल्व द इशू बहुत जरूरी है, जो कि अभी मिसिंग है चारों तरफ, सिर्फ मेनका गांधी जी की तरफ से नहीं, मैं बोलूंगा बहुत जगह से मिसिंग है ये पॉलिटिकल विल जो है। बिल्कुल सही। मैं इसी पॉइंट पे जो है सर, मैं इसी पॉइंट पे विवेक जी को ला रहा हूँ। विवेक जी जिला पर्यावरण समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं और यंग भी हैं। विवेक जी, एज ए यूथ, अभी मैं आपको जो आपका डेजिग्नेशन है उससे बाद में पूछूंगा, लेकिन एज ए यूथ आप इन राजनीतिज्ञों को कैसे देखते हैं कि उनका जो फोकस है वो लोगों के प्रति नहीं है, वो उनका फोकस अपनी जो उनकी राजनीति है, जो संस्था है, उसके लिए है? अगर आप बात करेंगे कि इस मामले में ये अपना मुद्दा पर्यावरण को छोड़ के इस टाइम पशु पे चले गए, तो चाहे अगर हम एज ए समाज सेवी हम बात करें तो हर समाज सेवी की अलग अलग प्रायोरिटीज होती हैं। मैं स्वास्थ्य पे काम कर रहा हूँ, पर्यावरण पे काम कर रहा हूँ, तो पशु संबंधी शायद मैं कुछ ना करूँ, उस पर मेरा इंटरेस्ट नहीं जाएगा। लेकिन जो कोई भी समाज सेवी, उसका पूरा एम और पूरा जो ध्यान जो है पशु पे ही है, तो ऐसा टाइम सोच के या ऐसा कुछ करके मुझे नहीं लगता कि कुछ उन्होंने किया है जो पर्यावरण पे है उनका। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि जब आपके पास समस्याओं की प्रायोरिटी तय करने का मुद्दा हो, नहीं, उनकी तो ये तो 4 दिन बाद भी हो सकता था, पशु संबंधी ही है। हर आदमी 100% एक ही टॉपिक पे नहीं आ सकता है। पर्यावरण के लिए जो काम कर रहे हैं, तो एज ए सांसद उनकी प्रायोरिटी हमेशा जता नहीं है, सिर्फ वो जो उनका अपना एनजीओ का एजेंडा है वो है। आप ये सांसद वो अलग हैं जो क्षेत्र में अपने काम कर रही हैं, लेकिन जो पशु संबंधी काम कर रही हैं, उन्होंने जो इस पे उठाया, तो इसको हमें पर्यावरण से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। हम लोग जो यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अगर उन्होंने शायद ऐसा किया होता तो हम शायद उस पर उंगली उठा सकते थे। वो हमारे थोड़े से दूर क्षेत्र के जिले की जो है सांसद हैं, और नहीं, लेकिन वो सांसद जहाँ है वहां की जगह यहाँ काम कर रही है, तो काम कर रही है। उनका टॉपिक ही अलग है, उनका पूरा फोकस पशु पे ही है। उनको शायद पता भी ना हो कि हम लोग किस स्थिति में जहाँ पे रह रहे हैं। 500 AQI टच किया है। ठीक है, मैं अब डॉक्टर प्रणव को ला रहा हूँ। डॉक्टर प्रणव, एक बहुत सेंसिटिव सवाल है, जो कि आप पर्यावरणविद हैं, आपको कैसा लग रहा है जब पर्यावरण के मुद्दे पर राजनेताओं की प्रायोरिटी बिल्कुल शून्य होती है? क्योंकि हमारे देश में ये जो हम लगातार बीते 7-8 साल से मुद्दा देख रहे हैं, ये कोई नया नहीं है। हर साल हम भी एक ये फैशन हो गया कि 1 महीना जब तक ये चलेगा हम इस पे बातें करेंगे, फिर भूल जाएंगे। तो आपको कैसा लगता है कि हमारे राजनेताओं से लेके हम सभी की प्रायोरिटी पर्यावरण को लेकर बेहद शून्य है? जब मामला गले तक आता है तभी हम लोग बातें करते हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद श्री, ये बहुत ही अहम मुद्दा है आज के तारीख में, और हम इस विषय पे बात कर रहे हैं। सभी लोग अपना बहुत बहुमूल्य अपना मत रख रहे हैं। मैं पर्यावरणविद होने के नाते 2-3 चीजें मैं कहना
रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो अगर हम हिंदुस्तान की पॉलिटिकल डिस्कोर्स देखें, एनवायरनमेंट कभी प्रायोरिटी में था ही नहीं, आज भी नहीं है, और आने वाले समय भी बहुत मुश्किल से मुझे लगता है वो प्रायोरिटी में आ सकता है। वजह बहुत सारी है, उसके लिए कोई व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हालात होती रहती है, देश का रिक्वायरमेंट भी बदलता है, उस हिसाब से कई बार एजेंडा प्रायोरिटीज शिफ्ट होती रहती है। लेकिन पॉलिटिकली अगर पूरा ही देखें, हम हिस्टोरिकली भी देखें, एनवायरनमेंट पे फोकस बहुत कम रहा है। तो उसके लिए किसी व्यक्ति को, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन को मैं नहीं गलत ठहराना चाहूंगा, क्योंकि ये पूरा शिफ्ट की जरूरत है। आज के तारीख में तो ये बदलाव हमें दिख रहा है, ये एयर क्वालिटी इतना ज्यादा खराब हो गया है। 25 साल पहले जब मैंने काम शुरू किया था यूनिवर्सिटी एनवायरमेंटल साइंस पढ़ने के बाद, जब इस सेक्टर में मैं दाखिल हुआ था, तब यूनिवर्सिटीज में हमें इस तरीके का केस पढ़ाया जाता था, वर्स्ट एयर क्वालिटी कंडीशंस। सबसे मुझे याद आ रहा है, लंग स्मोक हम पढ़ते थे, उसके पढ़ाया जाता था, बहुत बड़ी केस स्टडी थी हमारे सामने। और हमने ये कभी नहीं सोचा कि हमारी लाइफ टाइम में अपने करियर में ही ऐसा इक्वेशन हमें दिखने को भी मिलेगा और सामना भी करना पड़ेगा। और आज हम बैठे हुए हैं इस फोरम में और उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार डेफिनेटली, जैसे कि राजीवा जी ने भी कहा, ये जो ग्रीन एजेंडा में हम लोग बात नहीं करते हैं, या बात भी करते भी है तो बहुत कन्वीनियंटली करते हैं, ताकि हम, क्योंकि जब भी ग्रीन एजेंडा सामने आती है बहुत सारी चीजें हम डिस्टर्ब करते हैं। ग्रीन एजेंडा, जब भी हम इकोलॉजी के बारे में बात करते हैं, कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, सबसे सामने आ जाता है कि डेवलपमेंट ना रुक जाए, और उसी की वजह से, और बहुत बड़ी सेंसिटिव मुद्दा है, हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन उसकी वजह से मैं इसी पॉइंट पर रोक रहा हूँ आपको। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बोला कि हम पर्यावरण पर बात इसलिए नहीं करना चाहते कि मेन मुद्दा है कि कहीं डेवलपमेंट ना रुक जाए। मैं राजेश जी को ला रहा हूँ। राजेश जी, ये जो एक बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने बोला कि हम पर्यावरण पर या ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर इसलिए बात नहीं करना चाहते कि कहीं हमारा डेवलपमेंट ना रुक जाए। तो क्या डेवलपमेंट की कीमत पर हम, अगर मैं अध्यात्म मनुष्यता को खत्म करने के कगार पर आ रहे हैं? तो पहले ये पूछना चाहूंगा सभी सम्मानित सदस्यों से, ये विकास है क्या? क्या कंक्रीट का जंगल खड़ा करना विकास है? जी। जहां तक मेरी जानकारी है, भारत में इस समय लगभग 1.25 करोड़ फ्लैट हमारी जरूरत से अधिक बने हुए हैं। जो जरूरत हमें 2025 तक पड़ने वाली है, उससे 1.25 करोड़ फ्लैट फालतू हैं। तो ये विकास वाला मुद्दा तो है अंधी दौड़ वाला, कि हम कुछ लोगों को, पूंजीपतियों को, बिल्डर्स को, नेताओं को, अधिकारियों को, इन सब ने मिलकर जो एक गठजोड़ बनाया है, और ये जो विकास विकास चिल्ला रहे हैं, ये विकास इस विकास में कहीं भी पर्यावरण की, जो आपने कहा, मैं आपका नाम मुझे ध्यान नहीं रहा, क्षमा करें, तो उन्होंने जो कहा है, ये विकास की अंधी दौड़ है, ये लक्ष्य विहीन है, ये पैसे कमाने की दौड़ है। दरअसल ये विकास की दौड़। मैं ये मान सकता हूं कि किसी पावर स्टेशन को बनाने के लिए, मतलब जो बिजली उत्पादन केंद्र को बनाने के लिए यदि कोई जमीन कहीं एक्वायर की जा रही है तो बात समझ में आती है, नहर निकालने के लिए की जा रही है तो समझ में आती है, सड़क निकालने के लिए की जा रही है। लेकिन हमने अंधाधुंध, खासतौर पर एनसीआर में, आप सब लोग मुझसे सहमत होंगे कि एनसीआर में हमने जरूरत का हिसाब लगाए बगैर ही हमने बिल्डर्स को खुले हाथों से जमीनें बांटी हैं और उनको लाभ कमाने का अवसर दिया है। उससे इस पूरे एनसीआर की आबो हवा पर बुरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जो लोग यहाँ आने में आधे भी इंटरेस्टेड थे, वो पूरे इंटरेस्टेड हो गए, क्योंकि मकान मिल गया उनको।
इस विकास नहीं होता है। मतलब हम थोड़ा सा, हो सकता है विषय से हम थोड़ा आगे अलग जा रहे हों, लेकिन मुझे लगता है कि विकास की ये सही अवधारणा नहीं है। विकास अलग चीज है कि जब तक आदमी का मानसिक और उसका वो विकास ना हो जो उसे अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करे, उसे सभ्य नागरिक बनने के लिए प्रेरित करे, वो विकास है। ये तो कंक्रीट करना है जी। ठीक है, ठीक है। ये जो आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि हम पूरे देश में जरूरत से ज्यादा फ्लैट बना चुके हैं, और राजीवा जी जो हैं फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन है, तो राजीवा जी ये एक हम बेसिक प्रश्न है, क्योंकि आप फ्लैट और राजीवा बायर्स जी इस को मुद्दे पर रिप्रेजेंट टकराएंगे नहीं, क्योंकि ये जो है ये बने हुओं के हैं, और वो बने हुओं को ठीक से चलाने के लिए उनमें सभी सुविधाओं के लिए वो लड़ाई लड़ते रहते हैं। राजीवा जी से मैं अच्छी तरह परिचित हूँ। एग्री सर। हाँ, लेकिन तो मैं मेरा सवाल राजीवा जी ये है कि क्या वाकई हमने विकास सिर्फ फ्लैटों का निर्माण मान लिया है, और इसलिए आज स्थिति ये आ गई है कि हम इस पूरे क्षेत्र में जो है इस पोजीशन में आ गए जहां कहीं कहीं AQI 800 तक पहुंच गया, 450 विकास एक 500 बहुत बड़ी परिभाषा, मतलब बहुत बड़ी डेफिनेशन हो सकती है विकास की। हमारे यहाँ समस्या सबसे बड़ी ये हो गई है कि टियर 2 टियर 3 सिटीज जो है, टियर 1 टियर 2 3, उनको डेवलप ज्यादा नहीं करा गया है। अच्छा, जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है सिर्फ बड़ी सिटीज में है। तो ये एक क्या है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ हो जाता है। जैसे आप नोएडा को ही देखिए, इनऑर्गेनिक ढंग से हर एक साल अगर 1-1.5 लाख पब्लिक यहाँ पर आ रही है, तो उसके लिए वर्टिकल बिल्डिंग्स बननी शुरू हो गई, और धड़ाके से, मतलब क्योंकि उन्हें अगर वो नौकरी करने आएंगे तो उन्हें रहने के लिए जगह भी चाहिए। तो इस तरह से ये ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं हो पाई है। बल्कि एक मुद्दा उठा था कुछ दिन पहले कि हमें थोड़े दिन के लिए, कम से कम 1-2 साल के लिए या 5 साल के लिए ये पूरा वर्क बंद कर देना चाहिए, या फिर उसको एक बैलेंस बना के चला जाए। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं, जहां पर हमारी अंडरपासेस या ब्रिजेस, ओवरहेड ब्रिजेस बनने, जो भी एसेंशियल चीजें हैं वो तो बनती रहें, लेकिन अभी उसमें बैलेंस कैसे बनाया जाए? जब जॉब अपॉर्चुनिटीज छोटी सिटीज में नहीं होंगी तो लोग कहाँ जाएंगे? अब पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है हमारी, अब उनको जॉब्स भी चाहिए। अब देखिए ये सब जगह हुआ है, ये नहीं है कि सिर्फ नोएडा ही। नोएडा तो देखिए एक नया राज्य, नया डिस्ट्रिक्ट है, 44 साल हुए हैं लगभग से, 44 ईयर्स बने हुए। जो बॉम्बे भी आई एम श्योर इस तरह से ही गया होगा एक टाइम में। दिल्ली जब बन रहा होगा उस समय वो वहां पर भी यही समस्या आई होंगी। इस समय हमने अभी देखिए नोएडा में एक न्यू नोएडा बनने जा रहा है, तो हम लोग ने उसको भी अपोज किया था शुरू में कि ये नोएडा बनाने। मैं एक सर, राजीव जी, एक बड़ी अच्छी स्टडी आई कि ये जो पूरा का पूरा पर्यावरण को लेके जो हम बातें कर रहे हैं, तो नोएडा के अंदर भी AQI जो सबसे ज्यादा है सेक्टर 62 जहां हाई राइज है, और 7X जहां हाई राइज है, इन दो जगह पर है। बाकी जो रेस्ट नोएडा है जो ढाई फ्लोर का बना हुआ है, सेक्टर बने हुए हैं, वहां पर नहीं सर, हाई राइज का बनना पोल्यूशन का कारण इनडायरेक्टली इन द सेंस कि देखिए बिल्डर ने बिल्डिंग तो बना दी, लेकिन जो डेवलपमेंट का काम था, जैसे पार्क्स क्रिएट करना, पेड़ वृक्षारोपण करना चारों तरफ, वो चीज फॉलो हो रही है धीरे धीरे। मतलब वो उस तेजी से नहीं हुआ जिस तेजी से बिल्डर ने अपनी इमारत खड़ी कर दी और लोगों को वहां बिठा दिया है, उस तरह से डेवलपमेंट कार्य नहीं हुआ। अभी बहुत पार्कों की कमी है, जैसे 7X सोसाइटीज में बहुत अभी पार्क है जो बन नहीं पाए हैं, और बंजर लैंड पड़ा हुआ है जहां से धूल उड़ती है। हालांकि कुछ तो हो गए हैं काम। उसी तरह से क्या हो गया, जैसे फुटपाथ है उसमें पूरे कोई अभी सारे धूल मिट्टी पड़ी है। कंस्ट्रक्शन साइट्स अभी चल रही हैं, वो भी एक वो है सबसे बड़ा पॉल्यूटेंट। देखिए अगर इस मुद्दे पर अगर हम आए हैं तो पॉल्यूटेंट जो मैक्सिमम पॉल्यूटेंट है वो दो ही है, CND कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट हो जाता है हमारा, व्हीकल्स का वेस्ट, जो व्हीकल्स है जो हमारी पोल्यूशन कर रही हैं, और तीसरा जो है हमारा, जो हम वेस्ट मैनेजमेंट जो है हमारा प्रॉपर्ली नहीं हो रहा, वेस्ट को बर्न करा जा रहा है, जगह जगह अभी भी बर्न करा जा रहा है, वो प्रोसेस में पूरी कंप्लीटली नहीं आया है। और तीसरा जो चौथा जो मुख्य कारण है वो जो स्टबल बर्निंग जो है जो होती है वो है। और लास्टली जो हमारी ज्योग्राफिक कंडीशंस है वो सबसे ज्यादा है कि हमारी ज्योग्राफिक कंडीशंस इस तरह की है कि हम लोग एक हमारा जो लैंड है चारों तरफ से घिरा हुआ है, हवा
चलती नहीं है यहाँ पर, और इस सीजन में हवा नहीं चलती, और पॉल्यूशन जो है, जो कारों का पॉल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन, देखिए ये पॉल्यूशन तो पहले भी था, ये जो कंस्ट्रक्शन ये जो सीएनडी वेस्ट या कारों का, लेकिन ये हवा के साथ निकल जा रहा था। और अभी ये इस सीजन में जो 3-4 महीने होते हैं, इसमें ये समस्या आती है, सारी की सारी समस्या इन्हीं 4 महीनों की है। तो अभी जब लास्ट मुझे याद है फरवरी मार्च में एकदम AQIs जो यहाँ थे नॉर्मल थे, 25, 40, 50 की तरह इतनी लेवल पे रहते थे मार्च के बाद, जो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई जो होता है समय। तो अब इसका क्या समाधान निकाला जाए? बात वही हो जाती है कि देखिए, एक तो लॉ का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ढंग से होना चाहिए। अभी देखिए अगर कंस्ट्रक्शन चले जा रहा है फिर भी इंस्पाइट ऑफ ग्रैब फी लगाने से बहुत, ये बात बोली, मैं इस पे रोकना चाहूंगा आपको। विवेक जी, आप जिला पर्यावरण समिति में हैं, और जो राजीवा जी ने कहा कि ऐसी स्थिति में आ गए, फिर पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर अगर आप अपने आसपास भी देखेंगे जहां पे हैं, तो लगातार कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लीगल और इलीगल दोनों। जहां बिल्डर ऑथराइज तौर पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो भी हो रहा है, और जहां ये जो सो कॉल्ड भू माफिया हैं, जो गांव में नए 4 फ्लोर 6 फ्लोर के मकान खुद रहे हैं, लगातार मिट्टी निकल रही है, और इस पर कोई आपत्ति नहीं है, पुलिस को ना प्राधिकरण को ना बैठक जो भी हमारी इसी महीने अक्टूबर में जिलाधिकारी कार्यालय में हुई थी, उसमें ये मुख्य मुद्दा था कि सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया के आगे जैसे हम लोग बढ़ते हैं, बालक इंटर कॉलेज वाला एरिया देख रहे होंगे, उस साइड्स में वहीं से ही रोड के साइड में पूरी खुदी हुई हैं। उसके बाद साइड्स के जो मेन एरिया है उनपे तो डस्ट नहीं है, उनके ऊपर जो है जो मशीन से अपनी वो काम कर रही हैं, लेकिन साथ में जो सर्विस लेन है या फिर जो एसीटी वाली जो यथार्थ वाली लेन है, उसके बैक साइड में जो गांव वाला एरिया है, वहां से निकलना मुश्किल है, इतना डस्ट रहता है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो पिछली मीटिंग में ये मुख्य मुद्दा रहा था कि हम पोल्यूशन को रोकने के लिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन साइट पे रोक लगानी है किस टाइम पे, और जो डस्टिंग है उसको कैसे क्लियर किया जाए। तो उस पर चर्चा जरूर हुई थी, लेकिन मुझे अभी तक कुछ दिखा नहीं है उस पर। इस बात को इस महीना खत्म होने वाला है, अक्टूबर महीना खत्म भी हो गया आपको। ठीक है, तो नवंबर आ गया, ये 11 तारीख की मीटिंग है, उस दिन के पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। राजेश जी, ये जो है कि सरकारी जो ये जिला पर्यावरण समिति है, इसने मीटिंग करी और ये पता भी लगाया कि कहाँ कहाँ है, और उसके बाद वही ढाके 3 बात, क्योंकि डीएम साहब ने मीटिंग ली होगी और उसके बाद कामों में लग गए होंगे, और जो इनको रोकने का काम है वो शायद पुलिस का होगा या पुलिस को लेकर जाएंगे। तो इस समय जो फिजिकल जो प्रॉब्लम है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, देखिए सर, इनका कितना रोल है? ये जो डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट कमेटी की जो मीटिंग्स होती हैं, मैंने भी बहुत सारी अटेंड करी हैं, एंड ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, काम करते हैं, काम उसमें पॉइंट्स भी बनते हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी होता है, लेकिन एक ये प्रोसेस जो है, एक तो फास्ट नहीं हो पाता है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है बड़े स्लो होते हैं, क्योंकि उनसे पूछताछ करिए, किसी को असाइन करा जाता है जॉब, वो अगले 1 महीने बाद मिलते हैं तो उस टाइम तक नहीं हुआ होता पूरा, फिर उनको बोला जाता है तो उनकी अपनी समस्याएं होती हैं। तो ये जो एक ब्यूरोक्रेटिक डिले होता है गवर्नमेंट सिस्टम में, वो है, वो दैट एग्जिस्ट, वो उसके लिए वो सब जगह है, मतलब सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होता है। इट डजंट वर्क लाइक कॉर्पोरेट्स जैसे होते हैं उस तरह से तो नहीं होता। हैविंग सेड दैट, दैट डज नॉट काम। राजेश सर, सॉरी, बोलिए सर। मैं आपकी बात को ही कंटिन्यू करना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट मीटिंग थी और मुझे भी पता है कि आप पहले भी और अभी भी जो है सदस्य हैं। तो मैंने पहली बात तो यही नोटिस की कि जैसे जो भी डिस्कशन के पॉइंट लास्ट मीटिंग में हुए होंगे मेरे, मतलब अक्टूबर से पहले सितंबर में, जिसको मैंने नहीं अटेंड किया था, जब उसको डिस्कस किया जा रहा था वहां पे, तो वो अधिकारी लोग थे ही नहीं वहां पे, उसकी लोग अधिकारी लोग अटेंड किए हुए थे, वो कह रहे मुझे पता ही नहीं कुछ। तो इस बार जो डिस्कशन हुआ अगली मीटिंग में पूछा जाएगा तो मुझे लगता है फिर कोई तीसरा आदमी आएगा तो कह रहा मुझे तो पता ही नहीं उस पॉइंट का। तो जीरो से ही मुझे लगता है हर बार स्टार्ट होता होगा। सर, ये 2 साल अटेंड करी मीटिंग्स, वो जो पैंडेमिक के दौरान, क्योंकि जूम पे होती थी तो उसमें इजी होता था मेरे लिए, लॉग इन करके मैं कर लेता था। अभी फिजिकली जाना कई बार मुश्किल होता है तो नहीं कर पाया हूं मैं अटेंड। लेकिन बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला, फॉलो अप्स, लेट अस पुट इट इन वन वर्ड, ये फॉलो अप जो है वो स्लो है, बहुत, वो काफी स्लो है। मतलब अगर आपने कुछ बिंदुओं पे बात करी है, वो कंप्लीट हुए हैं कि नहीं प्रॉपर्ली, उसका फॉलो अप कई बार तो, वैसे तो यहाँ पर तो डिस्कस होती हैं, पिछले पॉइंट्स तो डिस्कस करे जाते हैं, लेकिन उसपे आपने सही बोला कि कई बार अधिकारीगण नहीं होते वहां पर,
तो कमिंग बैक अगेन अंशु जी, जो प्रश्न था, अंशु जी फिर से आप रिपीट करेंगे प्रश्न? मेरा प्रश्न ये जो things होती हैं इसमें प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत सारी हैं, तो क्या ये सिर्फ इसी बातों को लेकर जैसे काम ये है कि फॉर उसके बाद मीटिंग चल रही है? एक पॉलिसी बनाई गई कि इतने पेड़ लगाने चाहिए, तो वो प्रोसेस है, एक ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ, सीजन आएगा तब लगेंगे या उस तरह से होगा। दूसरा है जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर ये बोलते हैं कि सड़क पे गड्ढे नहीं होने चाहिए बिकॉज उससे धूल होती है, या फुटपाथ, उसमें नोएडा अथॉरिटी इन्वॉल्व होती है, वो नोएडा अथॉरिटी को बोलते हैं या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को बोलेंगे, तो वो काम पूरे हुए हैं कि नहीं, एक्चुअल ऑर्जिट के सिर्फ पेपर पे ही कंप्लीट हो गए हैं कि एक्चुअली इंप्लीमेंट हुए हैं कि नहीं वो चीजें। तो ये मुझे याद है लास्ट ईयर जैसे ये जी मैं डॉक्टर प्रणव को ला रहा हूँ। डॉक्टर प्रणव, ये जो बेसिक सारी बातें हो रही हैं इसमें आप जैसे एनजीओ रोल, आप लोग सिर्फ एनजीओ बनकर पेपर पब्लिश करते रहते हैं या वाकई सिस्टम में भी जाते हैं, उनसे बातें रखते हैं या उन्हें कहते हैं? नहीं, बिल्कुल मतलब थोड़ा कठिन क्वेश्चन शायद भी है, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट रखा है, ये बहुत जरूरी मुद्दा है कि हम लोग कैसे काम करते हैं। हमारा काम अलग अलग लेवल पे होता है, जैसे कि हम लोग 8 स्टेट्स में काम कर रहे हैं, यहाँ पूरा उत्तराखंड से लेकर कर्नाटका तक और यहाँ हरियाणा से लेकर नॉर्थ ईस्ट में असम तक हमारी काम होती है। और हम लोग अलग अलग लेवल पे करते हैं, सरकार के साथ भी करते हैं, दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ भी करते हैं। कई बार प्रोजेक्ट हमारा डायरेक्टली इम्प्लीमेंट होता है, जैसे कि यहाँ नोएडा गाजियाबाद में भी हमने काम किया है, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, पॉन्ड रेस्टोरेशन का काम किया है। वहाँ सरकार के साथ सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ के उनको है एहसास, एजेंसीज लाइक फॉर एग्जांपल मैं गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम लेना चाहूंगा, बहुत तेजी से वो लोग आगे बढ़ के हमें सपोर्ट करते हैं, एनओसी देते हैं, आइडेंटिफाई होती है और हम प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे कि ये पॉन्ड रेस्टोरेशन भी हमने किया है। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है, कई बार ये जो रेड टेपिज्म हम जिसको कहते हैं, ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज, उसमें घूम के मैं एक दिल्ली में हमारा एक साइट था, प्रोजेक्ट साइट, 1 साल तक हम इंतजार करते रहे, सब आइडेंटिफाई हो गया था, फंड भी अवेलेबल थी, लेकिन एनओसी नहीं मिला कंसर्न डिपार्टमेंट से, तो हम काम कर ही नहीं पाए, बल्कि वो शिफ्ट करना पड़ा, हमारा फंड भी डाइवर्ट हो गया। और तो ऐसे इश्यूज भी होती है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हमारा ये रहता है कि देखिए कई बार लोगों का एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि सरकारी डिपार्टमेंट अगर रिस्पॉन्सिबल है वो ही सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हमारा मानना ये है कि उसी में हम लोग एक्सपेक्ट ये नहीं कर सकता सरकार ही सब कुछ करके देगी या सरकारी डिपार्टमेंट ही खुद ब खुद अपने आप में सफिशिएंट है, ऐसा नहीं है। उसमें हमारा रोल, सिविल सोसाइटी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है कि हम उसमें उनको कैसे, उनकी जो गैप है, वो गैप एरिया को, वो ब्रिज बन के कैसे हम लोग उसको मिटिगेट कर सके, उसमें मीडिएट कर सके, जहां मीडिएशन की जरूरत है हम मीडिएट करते हैं, जहां लगता है कि हमें उनके साथ मिलके काम आगे बढ़ाना चाहिए वो हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन यस, ये एक बहुत बड़ा इशू ये भी है, वो जो लीडर है या सिविल सोसाइटी का लीडर हो या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का लीडर हो, उनके एफिशिएंसी और प्रोएक्टिवनेस के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। उनका अगर विलिंगनेस है, गुडविल है, बहुत काम आसानी से हो जाता है। कई बार रेड टेपिज्म का सामना ही नहीं करना पड़ता, ऐसा लगता है कि हम कॉर्पोरेट के साथ डील करते हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि कुछ होगा ही नहीं। तो ये बिल्कुल आपका सही इशू है, और हम लोग का इशू है ये है कि हम लोग ये जो गैप एरियाज है उसको एड्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा काम ही है ये पूरा जी सिविल सोसाइटीज है, जो एनजीओज है, एनजीओ बनी क्यों है, बनी इसीलिए है कि ताकि जो इशू, जो गैप एरियाज है उसको एड्रेस कर पाए। मैं राजेश बैरागी जुड़ा। राजेश जी, पत्रकार के तौर पे आप 35 साल से इस पूरे क्षेत्र को विकसित होते हुए देख रहे हैं, मैंने इसलिए कहा क्योंकि अभी तक विकसित हुआ नहीं है, लगातार होता ही जा रहा है, और ये कब तक होगा ये पता नहीं। कभी दिल्ली का सैटेलाइट शहर कहलाने वाला नोएडा, आज नोएडा, ये जो गौतम बुद्ध नगर है और जो दिल्ली है, दोनों का क्षेत्रफल लगभग बराबर हो गया। तो आपको क्या लगता है कि ये जो लाल फीताशाही है, एक पत्रकार के तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं कि ये कभी खत्म होगी या ये ऐसे ही चलता रहेगा, हम लोग ऐसी बातें करते रहेंगे? क्योंकि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। 5-6 सालों से तो हम सुप्रीम कोर्ट में इसको देख रहे हैं, लगातार
बातें होती हैं, कभी पराली पे ठीकरा फोड़ देते हैं, कभी पटाखों पर ठीकरा फोड़ देते हैं, और हम इंतजार करते हैं कि बस किसी तरीके से भगवान भरोसे ये सही हो जाए, 10-15 दिन निकल जाए इसी सब में, और फिर जो है हम भूल जाते हैं। देखिए, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मुझे नहीं लगता कि जो विकसित देश कहलाते हैं वो भी पूर्ण विकसित हो चुके हैं, क्योंकि विकसित पूर्ण कोई होता नहीं है। उसमें हमेशा विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और हम जब एक स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो अगले स्टेज के लिए उसके विकास के क्रम में चले जाते हैं। नोएडा हो या और कोई शहर हो, उसमें विकास होते रहना, उसे ये तो कह सकते हैं कि उसका निर्माण लगभग समाप्त हो सकता है एक दिन, लेकिन उसकी सुविधाओं में और उसकी जरूरतों में हमेशा वृद्धि और कटौती होती रहेगी। ये जहां तक लाल फीताशाही का मसला है, उसमें कई चीजें, जैसे अभी आपने जो बताया, विकास जी है आपका नाम ऊपर, प्रणब क्या कह रहे हैं? उन्होंने जैसे जो बताया, नहीं, जो पर्यावरण समिति के सदस्य हैं, आमंत्रित सदस्य हैं, जी, विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक श्रीवास्तव जी, जी, आप अगर उनसे मिले होंगे, जो हमारे मौजूदा डीएम हैं, तो आप निश्चित तौर पर आप उनसे प्रभावित हुए होंगे, क्योंकि वो जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत गंभीरता, मतलब हर विषय को गंभीरता से लेते हैं वो। अब डीएम जो है वो एक हेड है, वो मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे, लोगों को निर्देश देंगे, उनकी समस्याएं पूछेंगे, उन समस्याओं का समाधान देने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो निचले अधिकारी हैं, मैं ये देख रहा हूं, पिछले राजीवा सिंह अनुभवी व्यक्ति हैं, वो मुझसे शायद सहमत होंगे कि पिछले 5 से 10 वर्षों में एक ट्रेंड विकसित हुआ है सरकारी एजेंसियों में काम ना करने का। जी, पता नहीं आप मुझसे सहमत हैं कि नहीं, लेकिन मेरा अनुभव ये है कि पिछले 10 वर्ष तो मुझे हो गए हैं, मतलब विशेष तौर पर देखते हुए, कि वो काम नहीं, वो केवल फॉर्मेलिटी करते हैं। कागज अगर पूरा करना है तो कागज पूरे करने में लगे रहेंगे, काम नहीं करेंगे, वो उस दिशा में जाते ही नहीं है। ये बड़ी समस्या खड़ी होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बैरागी जी। आपने जब डीएम साहब की बात करी, तो एक डीएम और थे पीछे हमारे, मिस्टर बीएन सिंह। बीएन सिंह जब थे, ये जो मैं दोनों सवालों को क्यों मिक्स कर रहा हूं, ये जो अभी हमारे डॉक्टर प्रणव हैं, पर्यावरणविद भी हैं, अपना एनजीओ भी चलाते हैं, तो ये जो बात आ रही थी कि कैसे दोनों के दोनों लोग काम कर सकते हैं, तो डॉक्टर कह रहा हूँ, बीएन सिंह जी ने, जो डीएम थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, जैसे एचसीएल के साथ मिलकर उन्होंने जो है पेड़ लगवाए, और एक पूरा का पूरा पर्यावरण को लेकर उन्होंने तैयारी की, या उन्होंने कुछ नदियों की सफाई को लेकर काम किए। तो ये जो चीजें थी, ये सामने नहीं आती हैं, और या ये पीछे किसी व्यक्ति विशेष तक ही सीमित रहती हैं, एक हमारी आदत में नहीं है। ये कह सकते हैं, अब आप ये कह सकते हैं कि बीएन सिंह को डीएम पद की परवाह नहीं थी, वो पेड़ लगवा रहे थे, और क्या कहते हैं, वेटलैंड को विकसित करा रहे थे। ये हर आदमी की एक रुचि है। आप बात समझने का प्रयास करें कि बीएन सिंह साहब जो हैं, वो उनकी रुचि थी कि वो पर्यावरण को बढ़ाना चाहते थे, पर्यावरण में अपना सहयोग करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी संस्थाओं को पकड़ा, शिवनादर। ये जो पॉइंट आपने कहा ना, ये मैं इसी पॉइंट पे बिल्कुल लाना चाह रहा था सबको, कि क्या वाकई पर्यावरण हमारी नैतिकता में, हमारे स्वभाव से खत्म हो गया है? हम सब बस भाग रहे हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आए हैं, स्वभाव से हमारे सारे कर्तव्य खत्म हो गए हैं। हम केवल धन लाभ में और व्यक्तिगत स्वार्थ में हैं। ये मुझे कहते हुए कोई शर्म महसूस नहीं हो रही है कि हम लोग अपने दिन का 1-10 मिनट भी नहीं देते हैं अपने पर्यावरण के लिए, 10 मिनट भी नहीं देते हैं शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए। हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अगर हमारी जेब अलाउ करती है तो हम उन स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं जिसमें शिक्षा से ज्यादा
उसको अमीर ज्यादा बनाने का ठेका ले रखा है उन स्कूलों ने। हमारी मानसिकता ही खत्म हो गई, इसलिए इसमें तो जाना ही नहीं है। हम उसमें ज्यादा घुस जाएंगे तो इस जो महत्वपूर्ण विषय चल रहा है इससे भटक जाएंगे। जी जी, मेरा यही प्रश्न वापस मैं विवेक जी के पास आऊं। विवेक जी, क्या वाकई हमारे पास ऐसे अधिकारियों की कमी हो गई है जो इन सब मुद्दों पर बात करना चाहते हैं या इसको दिल से करना चाहते हैं? हेलो विवेक जी? विवेक जी सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? नहीं, विवेक जी का कनेक्शन फ्रीज हो गया है। राजीवा जी, मैं इस प्रश्न को आपके सामने ला रहा हूं क्योंकि आपने लंबे समय तक सरकारी अधिकारियों के साथ काम करा है और जहां तक मैं समझता हूं शायद बीएन सिंह जी के साथ भी काम करा होगा और जो अब हैं नए उनके साथ भी काम किया होगा और जो इनसे पीछे थे सुहास एलाई उनके साथ भी काम किया होगा। क्या वाकई सरकारी अधिकारियों में ये चीजें कम होती जा रही हैं या प्रेशर इतना सारा है पॉलिटिकल जहां पर जो है वो सोचते नहीं है इस बारे में, और अगर कोई सोचने लगता है तो हमको वो देवता लगने लगता है? देखिए, लीडर्स की आई एम कॉन्फिडेंट कि लीडर्स की कमी तो नहीं है। हमारे जितने भी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं बहुत ही उनकी स्क्रूटनी जो होती है, जो आते हैं काफी मेहनत के बाद आते हैं और उनकी इच्छाएं भी होती है बहुत कुछ करने की। लेकिन बात यही है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नोएडा अथॉरिटी का कोई अगर हेड बनाया जाता है तो उसके जो स्टाफ है 1000 लोग जो है वो भी, उनकी भी कंपिटेंसी उतनी ही होनी चाहिए कि वो कब तक उन्हें हाँक सकते हैं। जो लीडर है उन्हें कब तक उन्हें पुश कर देगा, किस लिमिट तक पुश कर सकते हैं, बिकॉज वहां पर लिमिटेशन है, अभी भी कंटिन्यू हो रही है बहुत। जैसे बैरागी जी ने बोला, बहुत सही बात बोली कि उन्होंने तो स्पष्ट शब्दों में बोला है कि लोग काम करके ही तैयार नहीं है, मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंज है और वो सत्य है। तो जो लीडर है वो कहां तक पुश कर देगा? अगर ये समस्या पूरे ओवरऑल कल्चर की है, वर्क कल्चर की जो है वो ओवरऑल समस्या है, सिर्फ एनवायरनमेंट में नहीं होगी। अगर आप देखेंगे उसे, अगर वो इसमें सफाई अभियान है उसमें भी वही एटीट्यूड चलता है, एनवायरनमेंट है वो तो चल ही रहा है, और जो हमारे फॉर एग्जाम्पल बाकी चीजें रिलेटेड हैं, जो कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स हैं, बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन नॉर्म है, वो उनमें भी यही चल रहा है, ऑडिट होने हैं वो भी। तो ये एक जो बैरागी जी ने बिल्कुल सही बात बोली है कि हमारा जो एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क है वो अभी बहुत दूर है डेवलप्ड कंट्रीज में। जो हो गया है कि वहां पर ये देखिए, वहां पर भी इस तरह के होते हैं, क्योंकि मैं सब जगह काम किया है। वहां डिफरेंस सिर्फ इसका है कि अगर जैसे इंडिया में, अगर इंडिया किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में देखिए 80-20 रूल हमेशा हर जगह चलता है कि 20% जो है ड्राइव करते हैं पूरे के पूरी संस्था को। प्राइवेट में होता है थोड़ा सा कि वहां 40% हो जाते हैं या 50, और विदेशों में जो होता है वो 60% है कि लोग 60, वहां पे भी है इसी तरह के लोग मिलेंगे आपको, जो 30-40% जो है कि वो एकदम ही जो काम नहीं करना चाहते या उस तरह के, तो वो एक, लेकिन जो नंबर ऑफ पीपल वर्किंग वहां पर ज्यादा है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड और जो रेशियो बहुत ही पुअर है रेशियो। मजे की दिलचस्प बात यह है कि वो 30-40% उस गाड़ी में बैठे तो रहे, उसमें से भी उतर के भाग जाते हैं। जो जी लोग चला गाड़ी को, उसमें वो बैठे रहे तो भी कहीं पहुंच जाए, लेकिन वो उस गाड़ी में से भी उतर के भाग जाते हैं। एग्री सर। तो कुछ तो इतने अच्छे हैं जो पहिया पंचर करने में लग जाते हैं। जी राजीवा जी, हमने समस्या पर तो बहुत चर्चा कर ली। कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में अब मैं समाधान क्या हो सकते हैं, क्योंकि हमारी जो वर्तमान समस्या ये खतरनाक है और ये हर साल आनी है, तो हम अगर चर्चा अब इस पे करें कि क्या हम ऑड इवन स्कूलों को बंद करना, कंस्ट्रक्शन बंद करना, यही सब कर करके अपनी जिंदगी चलाते रहेंगे या कोई वाकई समाधान है हमारे पास? देखिए सर, आज भी मैंने एक लेटर लिखा था इनको सब तीनों सीईओज को, आई मीन डीएम साहब को भी लिखा है और दोनों सीईओज को भी लिखा है। उसमें भी यही मेंशन कर रहा हूं मैं कि दो तरह के इसके समाधान है। एक तो शॉर्ट टर्म मतलब जो अब जो जिस स्थिति में हम आ गए हैं अब क्या करा जाए, और एक है लॉन्ग टर्म जो कि सालों साल इन्हें पहले से भी करने की कोशिश करनी चाहिए और करना चाहिए उसको। तो शॉर्ट टर्म में तो यही है कि जो मॉनिटरिंग है वो बहुत फास्ट मॉनिटरिंग हो, जहां पर कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जहां पर धूल उड़ रही है उनको पेनल्टीज दी जाए, पेनल्टीज लगाई जाए या कवर करा जाए, वार्निंग दी जाए,
पानी का छिड़काव करा जाए, कम से कम जो स्थिति चल रही है उससे थोड़ा सा तो उसमें हमें रिलीफ मिले। दूसरी चीज हमने ये एक और चीज करी है कि व्हीकल्स का, जैसे अगर थोड़ा कंट्रोवर्शियल है कि ऑड एंड इवन इज इट वो राइट अप्रोच है कि नहीं, व्हीकल्स जिससे 50% व्हीकल्स सड़क पे आ जाएं, उसे ऑड इवन अगर कर सकें, वो एक प्रयास करना चाहिए। उस पे उसका इफेक्ट देखिए डेफिनेटली। नोएडा में आप ऑड इवन कैसे कर सकते हैं जब यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की चीज ही नहीं है? देखिए सर, अब 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना अगर सिर्फ लोकल ट्रैवल, मतलब कुछ तो उसका समाधान निकालना पड़ेगा। अगर आई एग्री कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उतना अच्छा नहीं है हमारे पास, लेकिन जो यहाँ से लोग दिल्ली जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, दिल्ली में भी देखिए ऑड एंड इवन जब चलता है तो यहाँ से भी वही शुरू हो जाता है कि यहाँ से भी उसको फॉलो करते हैं, जो कि लगभग 20-30% जो लोग यहाँ से जाते हैं काम पे। बल्कि मेरे को तो एक स्टडी ये थी कि 60% ऑफ द पीपल लिविंग इन नोएडा वर्क इन दिल्ली और गुड़गांव, मतलब उस तरह से तो ट्रैवलिंग काफी करते हैं वो लोग। तो इस वजह से उनका भी तो ऑडियंस जब वहां पर दिल्ली में लागू हो सकता है तो यहाँ पर भी लागू कर देना चाहिए वो। अच्छा, लॉन्ग टर्म में डिफरेंट ऑप्शंस है। लॉन्ग टर्म में क्या क्या करा जा सकता है वो एक डिबेटेबल है कि ट्रैफिक जैसे है, ट्रैफिक के नियमों का क्या, देखिए अगर ट्रैफिक नियम कानून ज्यादा कंजेशन होगा रोड्स पे, अगर गाड़ियां खड़ी रहेंगी, ट्रैफिक स्मूथली नहीं चलेगा, तो वहां भीड़ लगी रहेगी और पोल्यूशन होता रहेगा। देखिए ईवी आने में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आने में टाइम है, वो लॉन्ग टर्म में वो भी है कि इसका सारा बदलाव करा जाए, वो उसको अगले 5-7-8 साल लग जाएंगे। ये सारी चेंजेस, ये जो कार्बन एमिशन है इसको मिनिमाइज करा जाए, पेट्रोल डीजल व्हीकल्स खत्म करी जाए, लेकिन वो भी फेस्ड मैनर में, उसके भी चैलेंजेस है। आज की डेट में अभी जो इन्होंने डीजल की गाड़ी बंद कर दी थी फॉर एग्जांपल 15 साल वाली, चाहे वो उसमें भी क्या हुआ है, चाहे वो पॉल्यूट कर रही है चाहे नहीं कर रही है, उसको बैन कर दिया गया है। तो उसमें भी एक समस्या आ जाती है कि जो बुजुर्ग है, जो रिटायर्ड आदमी है, वो अगर अपनी व्हीकल कहाँ ले जाएगा, बेचारा कहाँ से उसमें इन्वेस्ट करेगा, नई गाड़ी कहाँ से खरीदेगा वो, अगर उसके बाद, तो इसमें समस्याएं हर एक उसमें है। और मैंने एक सजेशन दिया है कि जैसे बाहर के देशों में एक एचओवी होता है, एक एचओवी लेन होती है, हैवी ऑक्यूपेंसी व्हीकल जो होती है उनकी बनती है, जिसमें कि प्राइवेट व्हीकल वाला है जो शेयर करके जाए खूब सारी, मतलब उसमें प्रयास कर, मॉनिटरिंग हो, उसकी कैमरास हो, जिससे कि उनको थोड़ी उसको जो टैक्स रिलीफ मिलती है। हर एक रोड पे टैक्स लगा हुआ हो रहता है बाहर के देशों में। मैं ये नहीं बोल रहा कि बाहर के देशों में और यहाँ में अभी काफी अंतर है, उसमें टाइम लगेगा, समय लगेगा, लेकिन वो भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जहां पर जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस है, वहां पर जो भी एक्सप्रेस क्रॉस करता है वहां पर उसको टैक्स देना पड़ता है रोड का, लेकिन अगर वो 4 जिने हैं, अगर उसमें बैठे हुए कार में, तो वो सेंस कर लेता है और वो बोलता है कि नहीं, इनको मिनिमम या लगेगा ही नहीं, इनके ऊपर टैक्स ही नहीं लगेगा। तो उससे पीपल आर फोर्स्ड टू यूज कॉमन व्हीकल्स। ठीक। मैं अब डॉक्टर प्रणव को ला रहा हूँ। डॉक्टर प्रणव, कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में अब यही एक सवाल है, मतलब अब यही प्रश्न है कि भाई समाधान क्या है? एज एन एनजीओ आप क्या समझते हैं कि सरकार को क्या क्या करना चाहिए शॉर्ट टर्म तौर पे और लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, और आप लोगों का सहयोग वो किस तरीके से ले सकते हैं? देखिए, मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा, राजीवा जी ने बहुत अच्छा मुद्दा टच किया है ऑलरेडी, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस के ऊपर। वैसा हमारा जो काम है, इनफैक्ट उसी विजन में ही काम हम लोग करते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, और काफ़ी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो सोल्यूशन ओरिएंटेड है, वो अलाइंड है। जैसे कि भारत का बहुत बड़ा संकल्प है 2070 तक हमें नेट जीरो कंट्री बनना है, वो एक बहुत बड़ा संकल्प है, और वो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स और स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट के बिना होगा नहीं। और उससे पहले हमने, जब आपने आज के सत्र शुरू की थी और वहाँ राजीवा जी ने भी बोला था, पॉलिटिकल विल एंड इंटेंट, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि विल तो अभी दिख रहा है, वो पॉलिसी आई है, ये संकल्प बना है विल के वजह से, लेकिन वो पूरा इम्प्लीमेंटेशन को जो लाइफ साइकिल है, सब लोगों को इक्वली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और उसमें हम लोग भी शामिल है, सिविल सोसाइटी भी, आम लोग भी। और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, अभी हाल ही में मैंने एक स्टडी के बारे में पढ़ा था, जो स्टडीज ये कहता है कि पिछले कुछ सालों में पार्लियामेंट में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो एनवायरनमेंट से जुड़े मुद्दा कितना उठाते हैं, और परसेंटेज बहुत ही कम था, बहुत ज्यादा, मतलब अंदाजा लगाना मुश्किल है कि हमारे पार्लियामेंट में बात ही नहीं होती एनवायरनमेंट को लेकर। तो वो उसमें दो चीज है, एक तो एक सेंसिटिविटी की कमी है, क्योंकि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं और पॉलिटिकल लीडर्स हैं,
उनमें भी एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी, हालांकि अवेयरनेस है लेकिन सेंसिटिविटी उस लेवल पे एक्ट करने के लिए अलग सेंसिटिविटी की जरूरत है। उसके तभी जाके वो पॉलिटिकल विल या इंटेंट डेवलप होगा। तो वो डेवलप इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वो पॉलिसी से बहुत सारा चीज जुड़ा हुआ है हमारे देश में। क्योंकि देखिए हम हमेशा अभी जो लीडर्स के बारे में बात कर रहे थे, एफिशिएंट आईएएस ऑफिसर्स की बात कर रहे थे, तो मतलब हमारे अगर लीडर्स अच्छे हैं तो टॉप डाउन अप्रोच से काम अच्छा हो रहा है, वो दिख भी रहा है। और लेकिन अगर वो पॉलिसी नहीं हो, उस तरीके का लीडर्स ना हो इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो मुश्किल दिख रहा है। और वो नीचे जो है उसमें डिसेंट्रलाइज तरीके से लोगों को एम्पावर करने की जरूरत है। जैसे कि विवेक जी ने बताया कि ये मीटिंग में गए, मुद्दा के ऊपर बात हुई, लेकिन जो ऑफिसर्स आए उनको मालूम नहीं है कि पहले मीटिंग्स में क्या डिस्कस हुई थी। तो वो जो गैप एरियाज हैं उसको डिसेंट्रलाइज तरीके से ही एड्रेस किया जाएगा। और वो हमें डिसेंट्रलाइज कैसे करेंगे, जैसे कि मीटिंग में तो बहुत सारे एक कमिटी बनी हुई है, वहां रिस्पॉन्सिबल मेंबर आते हैं, लेकिन उनको अगर एम्पावर किया जाए, उनको एक एक डिपार्टमेंट के साथ असाइन कर दिया जाए, अलाइन कर दिया जाए, और वो उनको कहें कि आप डिपार्टमेंट के साथ मिलके ये पर्टिकुलर इश्यूज को एड्रेस कीजिए। तो वो डिसेंट्रलाइज तरीके से मुझे लगता है अगर हम एम्पावर करेंगे ऑफिसर्स और हमारे सिविल सोसाइटी में को एम्पावर करेंगे, मुझे लगता है वो बहुत आसान तरीके से हम उस दिशा में जो सस्टेनेबल इंडिया, ग्रीन एंड क्लीन इंडिया के बारे में हम कहते हैं, जो हमारा सबका सपना है, उसके उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता नहीं है कि जिस तरीके से हम बातें कर रहे हैं, इतने सालों से तो बातें ही कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो अभी ये टाइम है, बहुत क्रूशियल टाइम है, वो गैप एरिया जिसके वजह से ये आगे नहीं कर पा रहे हैं, वो एड्रेस करने की जरूरत है। और उसके लिए मैं समझता हूं वो डिसेंट्रलाइज तरीका बहुत जरूरी है, और एम्पावर करना चाहिए एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशंस। अगर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का अपना अपना स्टैंडिंग होता है, वो कहते हैं कि नहीं हम सरकार के साथ मिलकर नहीं काम करते, बहुत सारे ऐसी होती है नहीं हम काम करना चाहते हैं। तो एक मिडिल पाथ बना के ऐसे लोगों को, ऑर्गेनाइजेशंस को आइडेंटिफाई करके उनको असाइन किया जाए, कहा जाए कि आप हेल्प करें। कई बार जेन्युइन रीजन की वजह से सरकार आगे नहीं बढ़ पाती, तो उसमें सिविल सोसाइटी एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। ये मेरा ओवरऑल थिंकिंग है। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने डिसेंट्रलाइजेशन की। बैगी जी, आखिर में आते आते हम वहीं आ गए जहां से शुरू किया। मेरा मुद्दा था कि जब हमारी सांसों पे मामला अटका था तब हम सांपों की बातें कर रहे हैं, यानी कि पॉलिटिकल जो विल है या जो पॉलिटिकल हमारे जो लीडर्स हैं उनके अंदर जो सेंसिटिविटी है वो बेहद शून्य है या बेहद कम है। और अब डॉक्टर प्रणव ने आखिर में आके वो बात कह दी, उस समय भले लोग उस बात से एग्री नहीं कर पा रहे थे, जो मैं पूछना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में भी पर्यावरण को लेकर कोई सेंसिटिविटी नहीं है, उसको लेकर सवाल नहीं किए जाते हैं, उसको लेकर पार्लियामेंट में बहस नहीं हो रही है। तो ऐसे में उसके बाद फिर सिस्टम क्या करेगा? और सिस्टम में डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, चूंकि डीएम को भी इंतजार होता है कि पहले सचिव से क्या आदेश आएंगे या कैसे होगा, तो जिस तरीके के आदेश होंगे वो उसको फॉलो करना चाहेंगे या उसी पे अपना आगे कर देंगे। और अगर एक आध डीएम या कहीं कोई कुछ कर देता है तो वो थोड़ा थोड़ा हमें दिखता है पीसेज एंड बिट्स एंड पीसेज में, उससे होता नहीं है। आपको क्या लगता है समाधान सिर्फ यही है कि दरअसल पॉलिटिकल हम आजादी के बाद सेंस से को और अभी डेवलप तक करना बहुत जरूरी है? राष्ट्रीय सोच विकसित नहीं कर पाए राजनीति में, खास तौर पर राजनीति में, फिर नागरिकों में, अफसरों में राष्ट्रीय सोच विकसित नहीं कर पाए हैं। इससे ये नुकसान हो रहा है कि जो हमारे प्रतिनिधि संसद में या विधानसभाओं में जा रहे हैं, वो लोग अपने क्षेत्र में भी उन चीजों का ही मुद्दा उठाते हैं जिनसे उन्हें कोई निजी लाभ हो या उनके वोट बैंक थमा रहता हो। और चूंकि वोटर जो है वो आम आदमी जो है वो इस ग्रेप, ये जो इस समय प्रदूषण की मार है, इससे परेशान जरूर है, लेकिन 2 जून की रोटी, उसकी अन्य समस्याएं और 2 महीने बाद वातावरण के बदल जाने के बाद उसे 10 महीने तक ये याद ही नहीं रहता है कि फिर वो सांसों पर संकट आएगा। और ये पराली वराली जलाने की जो बातें हैं ना,
ये सब इस मुद्दे को केवल हाइप करने की बात है। बस समस्याएं दूसरी हैं, जिनको ये पराली पिछले वर्ष जो है वो काफी कंट्रोल किया गया था, इस वर्ष भी वो डिकम्पोजर और सब कुछ बांटा गया है किसानों को, उनको ये पराली खरीदी भी जा रही है कुछ जगह पर। तो ऐसा नहीं है, जब ये फसल कटती है गेहूं की और उसका भूस निकाला जाता है, भूसा निकाला जाता है, तब भी ये प्रणव जी को जानकारी होगी, उस समय भी हवा में इसी तरह का पोल्यूशन एक आता है जो सांस लेने में दिक्कत करता है। खास तौर पर मतलब नोएडा में हो सकता हो महसूस ना होता हो उतना, लेकिन हम जो ग्रेटर नोएडा के हैं या दादरी कस्बा है, जो और कस्बे हैं जिनके चारों तरफ गांव हैं, उनमें समस्या बहुत बढ़ जाती है। तो दिल्ली में केवल पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, इस पर तो विशेष रूप से विचार करने की बात है कि एनसीआर में वाहनों की संख्या बहुत अत्यधिक है, उनसे निकलने वाला धुआं जो है वो इस मौसम में ऊपर उठ नहीं पाता है। हवा अभी जो आप कह रहे थे ना कि ये क्या हाई राइज सोसाइटी भी पोल्यूशन का एक कारण है, मैं कुछ गांवों को ग्रेटर नोएडा में जानता हूं जिनके चारों तरफ हाई राइज सोसाइटी बन गई। वो सोसाइटी उन्हें जब हवा चलती है अच्छे वाली, तब उन्हें वो सोसाइटियां उस गांव को हवा नहीं लेने देती, और जब पोल्यूशन आता है तो पोल्यूशन को बाहर नहीं जाने देती। देखिए उस ऐसे कुछ गांव हैं यहाँ पर, मैं नाम बता सकता हूँ, उन गांवों के अंदर जाकर आपको महसूस होगा कि यहाँ का वातावरण बाहर के वातावरण से बिल्कुल अलग है, और वो एक तरह से स्थायी वातावरण है कि वहां पर अच्छी हवा नहीं लगती है आपको, और अगर आज की तारीख में चले जाएं तो वहाँ पोल्यूशन जो है वो स्थायी तौर पर है। तो ये जो चीजें, मैं फिर से बात पर आऊंगा कि हमने राष्ट्रीय सोच विकसित नहीं की है, हम लोग व्यक्ति निजी तौर पर अपने विकास की, निजी तौर पर अपने लाभ की बात करते हैं, इसलिए वो प्रतिनिधि भी जो हैं, जो हमारे बीच से हैं, उन्हें भी ये समझ में नहीं आता है कि ये पर्यावरण एक जरूरत है, पर्यावरण एक समस्या है और इसके समाधान की आवश्यकता है। उन्हें इस बात का तनिक भी ख्याल नहीं है। आप तो मेनका गांधी को अगर नोएडा की बात कर रहे हैं, नोएडा के जो हमारे सांसद हैं, आप उनसे पर्यावरण पर बात करिए, उन्होंने कभी नहीं उठाया इसको सवाल को। तो उन्होंने नहीं उठाया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्यावरण को ठीक नहीं रखना चाहते होंगे या आज वो भी परेशान नहीं होंगे, लेकिन ये सोच में नहीं। जो अभी प्रणव जी ने पहले भी कहा था कि ये हमारी प्राथमिकता में कभी शामिल ही नहीं रहा है, और अब वो हमारे सामने एक बड़ी समस्या बनकर आ गया है कि खाना भी प्रदूषित है, पानी भी प्रदूषित है, हवा भी प्रदूषित है, और लोगों का व्यवहार तो प्रदूषित है ही। उस पर तो हमें बात करनी ही चाहिए हमें। जी बहुत अच्छी बात, हाँ बहुत अच्छी बात कही आपने कि पर्यावरण ही प्रदूषित नहीं है, हमारी सोच प्रदूषित है, लोगों का व्यवहार प्रदूषित है, हमारे नेताओं में सेंसिटिविटी नहीं है इस बात के लिए कि उन्हें क्या कहना है, क्या करना है। पैसे लेके प्रश्न पूछे जा रहे हैं या इनडायरेक्टली फेवर लेके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ऐसे हमारे नेताओं की सच्चाइयां सामने आ रही हैं। ऐसे में जब भी कोई ऐसी नेता या ऐसा सांसद पर्यावरण के समय ऐसे सांपों में जब जरूरत हो तब सांपों की बातें करने लगता है, तो ये मुद्दा जरूर उठता है। मगर सच्चाई यही है जो हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि हमारे राजनेता पर्यावरण को लेकर गंभीर नहीं है, और गंभीर इसलिए भी नहीं है कि उन्हें पता है उनको जीत के लिए लोग इन बातों पर वोट नहीं करेंगे, वो किसी एक नायक महानायक के नाम पर वोट कर देंगे। तो जब जीत और हार जिन मुद्दों पर नहीं होनी, उनकी बातें करनी, इसमें अपने हित वाले एजेंडे जो आपने कहा रागी जी, और चुनाव जीतने की मुहिम ज्यादा दिखाई देती है। ये हमारा दुर्भाग्य है, और हमें अगले 15 दिन, 1 महीना इसी के साथ ना है, ईर्षा के साथ कि हम जैसे कोरोना से पार ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो बारिश पार हो जाएंगे। हाँ, हम राम भरोसे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और आशा करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जरूर इस पर ध्यान देंगे और ऐसे सांसदों पर भी नकेल कसेंगे और सांसदों को इस लायक भी बनाएंगे, सांसदों को अब की बार चुनावों 2024
2024 में टिकट देंगे जो वाकई पर्यावरण के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। आज का ये मुद्दा आपको कैसा लगा? आप अपनी सारी बातें हमें नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। किसी भी तरीके की राय, सजेशंस या नए मुद्दों के लिए आप अगर चाहते हैं तो हमें आप बता सकते हैं। आज की परिचर्चा को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी।